हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का खबर इंडिया में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे देश को संबोधित। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आज होगा वीरता पुरस्कारों का ऐलान। पंजाब में नामांकन का दौर हुआ शुरू। यूपी में उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। 1 फरवरी तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। उत्तराखंड कांग्रेस ने 11 प्रत्याशियों की सूची की जारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत रामनगर सीट से लड़ेंगे चुनाव। 14 फरवरी को होना है मतदान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ करेंगे अहम बैठक। कोरोना स्थिति पर होगी चर्चा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गणतंत्र दिवस समारोह पर मंडराते आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। विजय चौक से लेकर लाल किले तक परेड के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए ही करीब 30,000 जवानों को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हर साल वीरता पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इसके बाद इसका ऐलान कर दिया गया है। देश की सुरक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर वीरता पुरस्कार से जवानों को सम्मानित किया जाएगा। इसकी सूची मंगलवार को जारी हो सकती है। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की प्रक्रिया मंगलवार यानी 25 जनवरी से शुरू होगी और 1 फरवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 4 फरवरी होगी। नामांकन भरने के दौरान उम्मीदवार के साथ जाने वाले लोगों की संख्या 5 से घटाकर 2 कर दी गई है, जबकि गाड़ियों की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी गई है। वहीं यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार यानी 25 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। साथ ही मैनपुरी, इटावा के साथ 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के लिए मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने लैंसडाउन से अनुकृति गुस्साई रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने देहरादून कैंट से सूर्यकांत रसमाना, ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला जैसे कई लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि उत्तराखंड में आने वाले 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चुनाव की तारीख नजदीक होने के साथ ही इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 29 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी और 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। देश में इन दिनों कोरोना वायरस का कहर बढ़ा हुआ है। अधिकांश राज्यों में इसके केस बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करके राज्यों में कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे और वहां के हालातों की समीक्षा करेंगे। इसके पहले भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव के प्रमुख सचिवों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। उस दौरान उन्होंने इन राज्यों में कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों, टीकाकरण और आगे की रणनीति पर चर्चा की थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़ा दावा किया है। सिद्धू के इस दावे के बाद पूरी कांग्रेस सवालों के घेरे में घिर चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए सिफारिश की गई थी। सिद्धू के लिए जो सिफारिश आई थी उससे मैंने मना कर दिया और अपनी कैबिनेट से भी निकाल दिया।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू किसी काम के नहीं है, बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति है। कैप्टन ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके पास पाकिस्तान से एक संदेश आया जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में फिर से शामिल करने के लिए कहा गया था। दिल्ली में 29 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले बीटिंग द रिट्रीट समारोह के लिए 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन रिहर्सल कर रहे हैं। वे पहली बार इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए पूर्वाभ्यास करते समय ड्रोन्स के जरिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की रूपरेखा बनाई गई। बीटिंग रिट्रीट समारोह में पहली बार लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। 29 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले समारोह की रिहर्सल की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा था कि अगले हफ्ते बीटिंग रिट्रीट समारोह में करीब 1000 ड्रोन 10 मिनट तक आसमान को जगमग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का शो संचालित करने वाला भारत चौथा देश होगा। मंत्री ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की तरफ से समर्थित और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में निर्मित एक स्टार्टअप इस ड्रोन शो को संचालित कर रहा है। संसद के बजट सत्र पर भी इस बार कोरोना वायरस संक्रमण का साया दिखने वाला है। पहले चरण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पर आयोजित होगी ताकि कोरोना से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। आगामी 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों की बैठकें अलग अलग समय पर 5-5 घंटे के लिए होगी। लोकसभा की बैठक 1 फरवरी को सुबह 11 बजे होगी और उस दिन आम बजट पेश किया जाएगा। 2 फरवरी से लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक होना है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर निचले सदन की बैठक के दौरान दोनों सदनों के चैम्बर और दीर्घाओं का इस्तेमाल सदस्यों के बैठने के लिए किया जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही का वास्तविक समय क्या होगा, इसकी औपचारिक सूचना अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि इसकी बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होने की संभावना है। राष्ट्रपति का अभिभाषण 31 जनवरी को होगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा जो 8 अप्रैल तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जेल नहीं बेल के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा का डर बताकर अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है जिसमें जांच एजेंसियां अटकलों के आधार पर किसी व्यक्ति की गतिविधियों को बड़ी साजिश मान लेती है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता देती है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने सीमा पार पशु तस्करी मामले के कथित मुख्य आरोपी मोहम्मद इनामुल हक को जमानत देते समय की थी। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। सोमवार को 2,52,774 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2.66 लाख लोग ठीक हुए जबकि 607 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 53,000 की कमी आई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केसों की संख्या 22.28 लाख है। इस बीच सरकार ने कहा है कि कोरोना के रोजाना के केसेस में 15 फरवरी के बाद गिरावट आने लगेगी। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ राज्यों और मेट्रो सिटी में 15 फरवरी के बाद केस कम होंगे और संक्रमण में स्थिरता भी आने लगेगी। वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर का असर काफी कम हो गया है। बता दें कि रविवार को देश में 3,06,064 नए संक्रमित मिले थे। इस दौरान 2.43 लाख लोग ठीक हुए जबकि 439 लोगों की मौत हुई थी। वहीं शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। यूपी के बुलंदशहर के कोतवाली क्षेत्र की वेव शुगर मिल में एक बड़ा हादसा हो गया। रिपेयरिंग के लिए ऊपर चढ़े 35 वर्षीय कर्मचारी की वहां से गिरकर मौत हो गई। बता दें कि कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई थी। बता दें कि 2 दिनों से आयरन कटर का काम चल रहा था और अचानक से ये हादसा हो गया। हादसे के बाद कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया जो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति की भी घायल होने की बात सामने आ रही है। अस्पताल में मृत कर्मचारी के परिजनों का जमावड़ा लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। काट रहे थे ऊपर जो होती हैं कटर से, तो वो कैंची एक जो काटी उसने झटका मार दिया, सारी कैंची नीचे आ गई और वो भी नीचे आ गई। वो कैंची पर गिरे, फिर उनके ऊपर कैंची गिरी 3-4। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में 2022 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कोतवाली खैर पुलिस ने अलीगढ़ पलवल हाईवे पर बैरियर लगाकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। उसमें बिना नंबर प्लेट और संदिग्ध व्यक्तियों सहित 4 पहिया वाहनों की विशेष चेकिंग की गई और कई वाहनों के एमवी एक्ट में चालान भी काटे गए। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस के आदेश के कड़ी में उड़न दस्ते के साथ पुलिस की संयुक्त टीम ने कोतवाली क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर बैरियर लगाकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बैरियर लगाकर अवैध शराब की सप्लाई और अन्य गतिविधियों पर नजर रखते हुए 2 पहिया वाहन समेत 4 पहिया वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने वाहनों की तलाशी लेते हुए संदिग्धों के खिलाफ अभियान भी चलाया। उड़न दस्ते के साथ कोतवाली प्रभारी प्रवेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा से चलाए गए इस अभियान में बिना नंबर प्लेट वाहनों पर प्राथमिकता देकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों के एमवी एक्ट में चालान भी काटे गए। यूपी के बलिया से एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जहां पर एक साइकिल सवार बुजुर्ग को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को ग्रामीणों की मदद से स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पूरा मामला मनियर क्षेत्र के बांसडी मनियर मुख्य मार्ग पर स्थित रानीपुर पेट्रोल पंप के पास का है, जहां पर ये हादसा हुआ। ये बूढ़ा आदमी डेरा पर से खाना वाना कहीं से लेके आ रहे थे और ये बाइक से आकर वो मार दिए धक्का। पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी के बीच भी सीमा सुरक्षा बल के जवानों का जोश हाई है। जमा देने वाली ठंड के बीच जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। देश की रक्षा करना इनका एकमात्र लक्ष्य है। बीएसएफ ने 2 वीडियो शेयर करके बताया है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जवानों का हौसला कम नहीं हुआ है। पहली वीडियो में सीमा सुरक्षा बल का जवान 40 सेकंड में 47 पुशअप्स मारता है, तो दूसरी वीडियो में दूसरा जवान एक हाथ से पुशअप्स लगाता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर अब ये 2 वीडियोस तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। बता दें कि शिमला में जनजीवन पटरी से उतर गया है। हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत 731 छोटी बड़ी सड़कें बंद हो गई है। लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम खराब होने की वजह से बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। इसकी वजह से कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। पुलिस और राहत दल सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में सर्दी के मौसम का डबल अटैक हुआ है। जनवरी महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। इसी बीच मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। तापमान में गिरावट की वजह से दिल्ली में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात भी हो सकती है। पंजाब के उत्तरी हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। कुलगाम के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। वहीं हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है। 23 जनवरी को शिमला में सीजन का 3रा हिमपात हुआ। बर्फबारी के चलते 2 नेशनल हाईवे और 147 सड़कें बंद कर दी गई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता खत्म होने के बाद अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 14.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की वजह से सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन रिकॉर्ड होने की संभावना जताई है। वहीं हफ्ते भर तक कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा में नमी का स्तर ज्यादा और पारा कम होने की वजह से सुबह सड़कों से लेकर हवाई पट्टी पर मध्यम स्तर तक का कोहरा देखने को मिल सकता है, जिस वजह से विजिबिलिटी का स्तर 600 से लेकर 800 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का स्तर 74 से लेकर 100% तक रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
सुबह के समय हल्की धूप छाई रही, वहीं दिन में बादल छाए रहने की वजह से लोगों को सूरज का दीदार नहीं हुआ। इस वजह से दोपहर में ही लोगों ने ठंड से बचने के लिए हीटर और अलाव का सहारा लिया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।